टाइम जाया कोई। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जनता जनार्दन जवाब दे फटाफट से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, जल्दी से फटाफट से क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे सभी प्यारे बच्चे। क्या है पहला क्वेश्चन? एल्फा रेज इमिटेड फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणें क्या होती है? बताओ बेटा, अल्फा किरणें क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं क्या? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है क्या? डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है क्या? या अनचार्ज्ड पार्टिकल हैविंग द मास इक्वल टू प्रोटॉन? बताओ क्या होता है, क्या है इसका आंसर? जनता जनार्दन जल्दी से जवाब दे। सी सी है जी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल होता है आपका 2He4। अब देखो 2He4 में बेटा देखो कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने? 2। इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो यहां से हमने बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करवा दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या हो गए? रिलीज हो गए। रिलीज हो गए, उसके बाद क्या बनेगा? He2+ बनेगा। और इस He2+ को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल में क्या होता है गुरुजी? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना जो है, इसके लिए अपन इसको बोल सकते हैं, देखो इसके ध्यान रखना, या तो बोलोगे आप क्या? He2+, या बोलोगे इसको डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम बोलोगे, है ना? क्योंकि हीलियम में परमाणु में से आपने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसलिए डबल आयोनाइज्ड। या फिर सीधा बोलोगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या बोलोगे? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी हीलियम का नाभिक बोलोगे मेरे लालो। ठीक है ना? कभी भी ये गलती मत करना। कौन सी वाली? कि आप अल्फा पूछे और आप कह दो गुरुजी हीलियम परमाणु होता है, ये हीलियम परमाणु होता है, हीलियम एटम होता है, ऐसा मत कह देना, गलत है बेटा। हीलियम एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, अल्फा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। समझे ना? हाँ जी, समझे ना? तो कभी ऑप्शन में हीलियम एटम लिखा दिख जाए ना, वो ऑप्शन करेक्ट मत कर देना महाराज, है ना? क्योंकि हीलियम एटम होता अगर अल्फा, तो महाराज अल्फा फिर न्यूट्रल होता, उदासीन होता। लेकिन कैसा होता है अल्फा? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और कितना होता है इसका पॉजिटिव चार्ज, या अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है बेटा? तो इसमें 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है ना। तो 2 प्रोटॉन के बराबर यानी 2Qp, यानी कितना आता है? 3.2 इंटू 10⁻34 -19 कुलाम। 1.6 गुणा 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो इतना होता है इसका पॉजिटिव चार्ज या अल्फा पार्टिकल का चार्ज। ठीक है ना? तो कभी भी ऑप्शन में हीलियम एटम मत लगा देना। क्या तो बोलोगे डबल आयोनाइज्ड हीलियम आयन, है ना? या फिर बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होंगे बेटा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो वही तो है अल्फा। समझ गए क्या? ये गलती मत कर जाना आगे से। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपके पास? सी वाला जाएगा बेटा, सी वाला, है ना? हाइड्रोजन से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका द्रव्यमान अनावेशित कण थोड़ी होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, अनचार्ज थोड़ी होता है। और मास जो है बेटा इसका, वो 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। कितने? 4 प्रोटॉन के बराबर। देखो चौथे ऑप्शन में क्या लिख रखा है? 1 प्रोटॉन बराबर, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज थोड़ी होता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? सी वाला जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़े। ये लो साहब, ये लो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो फॉल्स है भाई, फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव, है जी, होता है ना। तो अल्फा पार्टिकल जो है आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, तो ये तो रॉन्ग है। इसके बाद बीटा अल्फा की तुलना में कम भेदन शक्ति होती है। नहीं भाई साहब। पेनिट्रेशन ऑर्डर क्या होता है? सुन लो, पेनिट्रेशन ऑर्डर, है ना, भेदन क्षमता का क्रम। तो भेदन क्षमता का क्रम क्या होता है बेटा? गामा की सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा की, सबसे कम अल्फा की, है ना? आयोनाइजेशन का ऑर्डर भी ध्यान रख लेना। आयोनाइजेशन का ऑर्डर जो है, आयनीकरण का आयोनाइजेशन ऑर्डर, यानी कि आयनीकरण क्षमता का जो है ना, ठीक है, आयनीकरण क्षमता का,
उसका क्या होता है बेटा, अल्फा की सबसे ज्यादा वेलोसिटी बीटा से, और फिर ये उल्टा ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑर्डर जो है ना बेटा, वेलोसिटी ऑर्डर यानी जो वेग का क्रम है ना, अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा वेलोसिटी गामा की, उसके बाद बीटा की, सबसे कम अल्फा की, ठीक है ना। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका पेनिट्रेशन ऑर्डर ज्यादा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसके लिए आयोनाइजेशन बेटा क्या होता है, कम होता है, कम कम कम, डिक्रीज, ठीक है। क्यों बेटा, वेलोसिटी अगर पार्टिकल की ज्यादा होगी तो वो अंदर जो है ना, क्या अंदर जो है ना, क्या सुन लो मेरी बात, कंटेंट पे ध्यान दो। क्या, जिसकी वेलोसिटी बेटा, आपके घर में कोई मेहमान आया 1 घंटे में आकर के चला गया, कोई आयनाइजेशन नहीं करेगा, कोई भी घर का जो आया ना उसको बाहर नहीं करेगा, नहीं करेगा ना बेटा। लेकिन एक आया और भाई साहब वो बहुत टाइम के लिए रुक गया, बहुत टाइम बोले तो 1 महीने के लिए रुक गया, घर के एक एक आयनों को विघटन करा देगा, बाहर निकाल देगा। तो जिसकी वेलोसिटी कम होती है उसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है, वो, ठीक है ना। और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर बन गए आपके। चलिए, वेलोसिटी ऑर्डर बता दिया, पेनिट्रेशन बता दिया, आयनाइजेशन बता दिया। अब ऑप्शन टिक करते हैं। तो बीटा पार्टिकल हैज लेस पेनिट्रेटिंग पावर, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। इसके बाद गामा रेज हैज द लीस्ट आयनाइजिंग पावर देन अल्फा एंड बीटा, ये सही है बेटा, ये ट्रू है। देखो, आयनाइजेशन पावर सबसे कम किसकी है, गामा की है, ठीक है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा बेटा, तीसरा वाला होगा, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यस सर, सी 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 सी। क्या हो गया, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर जाएगा बेटा सी वाला, गलत मत करो ऐसे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जनता जनार्दन जवाब दीजिएगा, फटाफट से दीजिएगा जवाब। रिएक्शन दिख नहीं रही है, रिएक्शन दिखानी है क्या, लो 7n14, इस पर क्या डाला, एक अल्फा पार्टिकल डाला, 8x17 बन गया, बाहर एक प्रोटॉन निकल गया। बताओ क्या पूछा है इसमें, x क्या है, इसमें पूछा है x क्या है, x। अरे तो लल्लू सा सवाल है भाई, ये क्या है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, अल्फा का मतलब हो गया 2He4, 7 और 2 9, बिल्कुल 8 और 1 9, और 14 और 4 18, बिल्कुल 17 और 1 18। तो एक्स एक्स ओ 8 किसका होता है बेटा, ऑक्सीजन का होता है ना, किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन नाभिक बनेगा भाई, ऑक्सीजन नाभिक जिसका मास नंबर कितना हो, 17 हो। तो यहां पर ऑप्शन लगाओ, 17 मास नंबर वाला एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस बनेगा, ए इज द राइट आंसर। ये तो लल्लू सवाल है, ये तो लल्लू सवाल है, ठीक है ना। ए गुरुजी ए को लॉक कर दो, बिल्कुल ए इज करेक्ट, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए भाई। बीटा डीके मींस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, आपको पता है बेटा बीटा डीके 2 प्रकार का होता है, एक होता है बीटा प्लस और दूसरा बीटा माइनस, ठीक है। बीटा प्लस में कौन बाहर आता है बेटा, पॉजिट्रॉन बाहर आता है, कौन बाहर आता है, पॉजिट्रॉन, साथ में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो, ऐसे ही है ना, +1 E0, ये तो पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। और बीटा माइनस डीके जब होता है तो इसमें कौन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बाहर आता है ना मेरे लालो, यानी कि -1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो बाहर आता है साथ में। तो आपसे ये कहा गया है कि बीटा माइनस में, क्योंकि देखो बीटा अगर सिंपल लिखा हुआ है तो कौन सा मानते हैं बेटा, बीटा माइनस मानते हैं। अगर सिंपल कहीं बीटा डीके लिखा होता है तो कौन सा मानते हैं, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस में जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है वो कहां से होता है, क्या इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या स्टेबल नहीं, स्टेबल न्यूक्लियस में तो बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके ही नहीं होगा ना। तो क्या होता है साहब, सबसे भारी इलेक्ट्रॉन होता है क्या, या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी वाला, डी वाला बेटा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सबका डी चल रहा है, डी 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 डी। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ एंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर अपन को ले डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर रिलेट एज। अरे यार,
आपको टी हाफ और लैम्डा को रिलेट करना है। सब जानते हैं टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा, या फिर हम लिख सकते हैं टी हाफ बराबर log 2 अपॉन लैम्डा। तो यहां से बेटा क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर 0.693। log 2 की वैल्यू यही तो होती है ई बेस में। बिल्कुल सर यही होती है। ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, बी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा, बी वाला जाएगा ना। बिल्कुल सर बी वाला जाएगा। तुम कहां डी कर रहे हो लपोड़ो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे जनता जनार्दन। सर्टेन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू 25% ऑफ इट्स वैल्यू इन 16 डेज, इट्स हाफ लाइफ इज। बताओ भाई, कुछ रेडियो धर्मी पदार्थ है 16 दिन में 25% कम हो जाता है, इसका आधा जीवन। ओहो, सब्सटेंस रिड्यूस टू 25%, 25% रह गया बेटा, 25% ऑफ इनिशियल रह गया, यानी एन बराबर ये लिख सकता हूं ना, 25% ऑफ एन नॉट, यानी 25% के लिए डिवाइड बाई 100 इंटू एन नॉट, यानी कितना आएगा, एन बराबर एन नॉट बाई 4 आएगा। और एक रिलेशन हम जानते हैं, एन बराबर एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन। ठीक है, तो यहां से महाराज इन दोनों से क्या लिख सकता हूं, एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन बराबर एन नॉट बाई 4। इट मींस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज 2। समझ में आ गई बात। अब कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है कितना, 16 डेज। आपसे क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है, और आप जानते हो टी बराबर एन टी हाफ होता है गुरुजी। तो टी हाफ बराबर टी बाई एन, यानी 16 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा बेटा आपका, 8 डेज का आ जाएगा, है ना। तो हाफ लाइफ कितनी होगी, 8 दिन की होगी, 8 डेज की होगी। राइट आंसर इज बी। चलो आप तो क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। अगला अगला, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, बताओ किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। अगले का बी 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 आयरन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, आयरन की होती है, 26 Fe 56 की होती है। कितनी होती है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसकी बेटा, आयरन की। लेकिन एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अगर पूछ ले हैवी न्यूक्लियस में, किसमें पूछ ले बेटा, हैवी न्यूक्लियस में, भारी नाभिकों में पूछ ले। एक क्वेश्चन और यहीं से बता देता हूं, तुम गलती करोगे नहीं तो। आपसे पूछा कि भारी नाभिकों में, हैवी न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा किसकी होती है। अब ऑप्शन में तुम्हें आयरन दिख गया, तुमने आयरन लगा दिया, गलत हो जाएगा। किसमें पूछा था, भारी नाभिक। हैवी न्यूक्लियस कौन से होते हैं, जिनका मास नंबर 170 प्लस होता है ना, यानी 170 से ज्यादा होता है, उनको कहते हैं हैवी न्यूक्लियस। तो हैवी न्यूक्लियो में सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, पीबी, लेड या सीसा की होती है बेटा। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियस पूछे तो लेड या सीसा की बताएंगे, पीवी की बताएंगे, और पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछे तो किसकी बताएंगे, आयरन की बताएंगे। कितनी बताएंगे, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बता दूंगा, मुफ्ती टाइम बता दूंगा, रुक जाओ। ठीक है, समझ गए क्या, ये क्वेश्चन से ध्यान रखना मेरे लालो। ठीक है, यूरेनियम के ओवे नीट वाले लपोड़ पड़ेगी अभी यूरेनियम। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन, ए न्यूक्लियर रिएक्शन along with the masses of the particle taking part in it at as follows। बहुत बढ़िया, क्या है, A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है। इधर देखो, A प्लस बी से क्या बन रहा है, C प्लस डी, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। आपको ये एनर्जी बतानी है, किस में बतानी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब इसका मास कितना दे रखा है बेटा, 1.002। इसका मास कितना दे रखा है, 1.004। इसका मास कितना दे रखा है, 1.001। इसका मास कितना दे रखा है, 1.003। एएमयू में दे रखा है। आपसे एनर्जी पूछे तो कौन सी बड़ी बात है, मास डिफेक्ट निकाल लेंगे। निकाल ले क्या मास डिफेक्ट, बिल्कुल सर निकाल लो। कैसे बेटा, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, इधर का मास कितना आएगा, 1.006 आ जाएगा। इधर का इन दोनों का मास जोड़ो बेटा, कितना आएगा, 1.004 आ जाएगा।
ठीक है, तो मास डिफेक्ट कितना आएगा, डेल एम कितना आएगा बेटा, डेल एम आएगा 1.006 माइनस 1.004 यानी 0.002 आ जाएगा एएमयू। इतना मास डिफेक्ट हो गया। अब डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर, है ना, इससे एनर्जी निकालेंगे ना बेटा। तो इतना मास डिफेक्ट है और मास डिफेक्ट किसमें, एएमयू में। तो बेटा क्या करेंगे, 0.002 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मास किलोग्राम में नहीं है, मास किसमें, एएमयू में। तो सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको पता है कि जब 1 एएमयू का मास डिफेक्ट होता है, द्रव्यमान क्षति 1 एएमयू की होती है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। समझ में आ गई क्या बात। तो इसको मल्टीप्लाई करना, 9 दूनी 18, 18 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, देखना सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका 1.862, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लेना बेटा इसको सॉल्व, ठीक है ना, ये वाला बन जाएगा आपका डी वाला 1.862, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरे लालो, फंस गई तुम्हारी रजिया इतेक में ही है, इतेक में फंस गई क्या है, अरे डी ऑप्शन है बेटा, कहाँ ये कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं करते ना, ऐसे नहीं करते मेरे लालो, करके देख लेना, 9 दूनी 18 वैसे ही दिख रहा है, तो वो 18 वाला ऑप्शन आएगा यानी डी वाला आएगा बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन तुम्हें दिखेगी नहीं इसलिए मैं लिख देता हूं इधर, छोटी छोटी लिख रही है, चिन्नू चिन्नू सी है जी। इससे अल्फा निकाल के बना है बी थोरियम ए, इससे बीटा निकालने के बाद क्या बना है, क्या बना है, डी पी ए सी, और इससे फिर ई निकालने के बाद क्या बन रहा है, 92U234, ये बन रहा है। आपसे क्या पूछा है, ए बी सी डी ई की वैल्यू पूछी है, ए बी सी डी ई की वैल्यू पूछी है। अब देखो बेटा, एल्फा का मतलब क्या हो गया, 2He4 है, तो जेड 2 कम और मास नंबर 4 कम, यानी बी कितना आएगा, 90, समझे, और ए कितना आएगा, 4 कम करो इधर से तो 234, हाँ जी। बीटा जब निकालोगे तो बीटा कौन सा मानते, सिंपल बीटा लिखा होता है तो कौन सा मानते, बीटा माइनस, बीटा माइनस पर बेटा एक बढ़ जाता है, तो ये हो गया 91, क्योंकि -1 E0 बाहर आता है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है बेटा, एक बढ़ जाता है ना, और मास नंबर क्या रहता है, सेम, यानी कि मास नंबर आपका 234 ही रहने वाला है, तो सी की वैल्यू 234 ही रहेगी। उसके बाद देखो ई वाला बताना, ई क्या होगा, तो जरा देखना, ये 91 था, उससे कितना हो गया 92, और मास नंबर सेम है, यानी एटॉमिक नंबर एक बढ़ रहा है, मतलब ई पर भी कौन सा होगा, बीटा माइनस ही होगा, समझे क्या। तो हमारा ए कितना आया 90, बी कितना आया 234, सी कितना आया हमारे पास 234, डी कितना आया, डी कितना आया आपके पास 91, और ई बराबर क्या आया, बीटा पार्टिकल आया माइनस, ठीक है। ऑप्शन देखो, ए आपका लिखा हुआ है, अरे ए 90 नहीं है भाई, बी है ये 90, बी नीचे लिखा है, ये 234 है, ये ए ऊपर लिख रहा है ना, तो बी तो 90, ए 234, सी 234, डी 91, ई बीटा, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही वाला करेक्ट है, समझ गए क्या, अजी समझ गए क्या। मेरे को कमेंट की जगह कौन सी हीरोइन दिखने लगी है, कौन सा ऐड आ गया है, ठीक है साहब। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए वाला, ठीक है ना। कैसे करना है, सॉल्यूशन आपके सामने। नेक्स्ट, a radioactive substance disintegrates 1/64 of initial value in 60 seconds. Okay, half life of this substance is, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, 60 सेकंड में प्रारंभिक मान का कितना रह जाता है, 1/64। तो अगर शुरू में एन नॉट थे तो कितना रह जाता है, एन नॉट बाई 64, यानी नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स इज एन नॉट बाई 64, ठीक है। इससे हम निकालेंगे, चलिए साहब, तो एन बराबर होता है एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, ठीक है। तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन बराबर क्या आएगा बेटा, 1 एन नॉट बाई 64, यहां से एन नॉट कैंसिल आउट, तो 2 की पावर एन बराबर 64, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 6। क्यों बेटा, क्योंकि 2 की पावर एन बराबर क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, 64 को लिख सकता हूं ना। तो एन की वैल्यू आ गई 6, आगे क्या, अब क्या है, टी कितना दे रखा है, 60 सेकंड का दे रखा है,
और हम एक रिलेशन पढ़ते हैं T बराबर एन टी हाफ, तो यहां से बेटा T हाफ बराबर कितना आएगा T बाई एन, यानी 60 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब 10 सेकेंड, यानी राइट आंसर कौन सा जाएगा, बी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा, बी वाला जाएगा, बिल्कुल सर बी वाला जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का अच्छा आंसर, बढ़िया आंसर, अच्छा आंसर, क्या बात है, बी वाला बिल्कुल, बी फोर बुखार। ओहो, कुछ तो किया करो, लपोड़ो कहीं के। हाँ जी, चलो नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन the instantaneous concentration of a radioactive element and time t is, एक रेडियोधर्मी तत्व की तात्कालिक सांद्रता और t के बीच का ग्राफ बताना है। अरे कौन सी बड़ी बात है, n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, कौन सी इक्वेशन है, रेडियोएक्टिव डिके की है। हाँ जी, जो क्या कहती है कि कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो क्षय होता है, डिके होता है, वो कैसे होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। कैसे होता है बेटा, एक्सपोनेंशियली, यानी चरघातांकी रूप से होता है, क्योंकि इसमें ई आ रहा है ना बेटा, ई ये चरघातांक को बता रहा है, ठीक है ना। तो चरघातांकी रूप से कैसे होता है बेटा, तो चरघातांक का कर्व कौन सा है आपका, इनमें से देखना जरा है ये वाला, है ना। चरघातांक का कर्व कैसे होता है, ऐसे, इधर डी एन बाई डी टी या एन लिख सकते हो और इधर आप टी लिखोगे। कर्व कैसे आता है, ऐसे, लास्ट में जाके पैरेलल हो जाता है बेटा। कई बार आपको पागल बनाता है, कैसे बनाता है, एक कर्व तो ये दे दिया पैरेलल और दूसरे कर्व में ऐसा ही बना करके ये लाइन को यहाँ नीचे टच करा देता है, तो वो टच करा देना बेटा, वो गलत है। जिसमें यहाँ नीचे लाइन टच करा देने वो कर्व गलत है। क्यों, ये कहा गया था कि रेडियोएक्टिव मैटर जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, मतलब प्रारंभ में रेट ऑफ डिके फास्टर होती है, विघटन की दर ज्यादा होती है, फिर विघटन की दर कम होती चली जाती है, रेट ऑफ डिके डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन जो रेट ऑफ डिके है या रेडियोएक्टिव मैटर का जो डिके है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। और वो कब आएगा इनफाइनाइट टाइम, जब ये लाइन पैरेलल होगी। तो कभी मान लो दो कर्व ऐसे ही दे दिए और एक लाइन टच करा दी ने, या लाइन यहाँ टच करा दी ने बेटा, वो कर्व गलत है, क्योंकि लाइन टच होते ही होगा कि नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट 0 हो गए, यानी रेडियोएक्टिव पदार्थ जो है, रेडियोएक्टिव मैटर कंप्लीट डिके हो गया, जबकि रेडियोएक्टिव मैटर का कंप्लीट डिके कभी होता ही नहीं है ना। रेडियोएक्टिव डिके चलता है इनफाइनाइट टाइम तक, रेडियोएक्टिव क्षय चलता है अनंत काल तक। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना, ये जितनी बात कहता जा रहा हूं ना वो याद रखना, क्योंकि बाद में एग्जाम में ये गलती करो, एक कर्व में लाइन टच करा रखी, एक में नहीं करा कि वो टच कराए वाले सही कराओ तुम, वो गलत है बेटा, मत करना, ऐसी गलती है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ बीटा डिके इज, बताओ, एक एग्जांपल दे रखा है आपको 15p32, इसमें से 16p32 बन रहा है प्लस x प्लस y। आपको ये बताना है x और y का मतलब क्या है। अरे आसान सी बात है, क्या बात है, 15 से कितना हो गया 16, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए -1, 32 32 बराबर, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब x क्या है, x गुरुजी -1 ही 0 है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बाहर आता है ना बीटा माइनस डिके में, किसमें, बीटा माइनस डिके में इलेक्ट्रॉन कण बाहर आता है, तो इसके साथ में कौन बाहर आता है, एंटी न्यूट्रिनो बाहर आता है। कौन बाहर आता है, एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन के साथ कौन बाहर आता है, न्यूट्रिनो आता है। और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ कौन आता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि एक्स तो इलेक्ट्रॉन है और महाराज वाई क्या है, एंटी न्यूट्रिनो है। तो राइट आंसर कौन सा है, सी वाला। कौन सा, सी वाला है। ऐसी रिएक्शन बहुत आसान है भाई, दोनों तरफ एटॉमिक नंबर मास नंबर बराबर किया करो, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या बराबर कर दिया करो। वाह भाई वाह, क्या सही के आंसर चल रहे हैं क्या आप लोगों के, बिल्कुल साहब, सबके सही सही आंसर चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू फिजिक्स किंग दीपक सर, वाह बेटा वाह। अगला क्वेश्चन, द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज, लैम्डा दे रखा है बेटा, लैम्डा कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻⁹ सेकंड इनवर्स। क्या पूछ लिया, मीन लाइफ पूछ ली, टीएम। अरे कौन सी बड़ी बात है गुरुजी, हम जानते हैं टीएम बराबर होता है 1/λ। क्या होता है, 1/λ मीन लाइफ।
तो Tm बराबर 1/1.5 इंटू 10 की पावर -9 यानी 10 की पावर 9/1.5 यानी 10 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना 1.5। तो बेटा देखो यहाँ पे 10 की पावर 8 और 10 में 1.5 6 के अप्रोक्स आएगा, यानी कौन सा आंसर आएगा ये 6.67 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, किस में दिया था, इस सेकंड में दिया था ना, सेकंड इनवर्स में, तो इस सेकंड, यानी कि राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी वाला होगा। कौन सा होगा, सी वाला होगा, बिल्कुल बिल्कुल सी 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 सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इफ रेडियस ऑफ दी 13 एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस टेकन टू बी दी RAL देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज रियली। अरे क्या कहा गया है कि 13 एल्यूमिनियम 27 की जो त्रिज्या है ना वो RAL है। तो आपसे पूछा है कि महाराज ये जो 53T125 है ना इसकी रेडियस क्या होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और हर बार क्वेश्चन आता है R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। ध्यान रख लेना बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। इंपॉर्टेंट रिलेशन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो B प्रोपोर्शनल टू A होता है। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 होता है। तो यहां से RT/RAL बराबर क्या करेंगे, A कितना है इसका 125, इसका कितना है बेटा 27, उसकी पावर 1/3। ठीक है, तो RT/RAL बराबर क्या आएगा 5/3 आ जाएगा, क्या है 1/3 निकालो इसका, तो बेटा क्या करोगे 5 और 3 यानी क्या आएगा बेटा RT बराबर 5/3 RAL आएगा। ठीक है, ये आएगा यानी राइट आंसर कौन सा जाएगा, बी वाला जाएगा। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स डिसइंटीग्रेट सक्सेसिवली। बताओ भाई, यहां पर ये है आपसे इक्वेशन दिख रही है क्या, मैं लिख देता हूं इधर लो, x में से बीटा माइनस निकाल के x1 बन रहा है, इसमें से अल्फा डिके होने के बाद x2 बन रहा है, फिर बीटा माइनस के बाद में आपके पास x3 बन रहा है, फिर अल्फा डिके के बाद में x4 बन रहा है। आपसे कहा है कि जो x है ना उसका एटॉमिक नंबर है 72 और मास नंबर है 180। आपको बताना है x4 का क्या होगा। कर दो इसको, हाँ जी आसान। कैसे कैसे, रेड लेता हूं, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन करेंगे। अब सबसे पहले बीटा माइनस में आपको पता है मास नंबर एक इंक्रीज हो जा, वो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर द्रव्यमान संख्या समान रहती है, क्योंकि कौन बाहर आता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, -1 ई 0, तो एक बढ़ा देना है और मास नंबर सेम रखना है, यानी ये आया 73 और ये कितना आया 180 ही रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अल्फा की, अल्फा पर बेटा 2 कम कर देते हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर 4 कम कर देते हैं, पता है ना, बिल्कुल। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 71, 2 कम करने के बाद इसमें 4 कम करने के बाद 176। ठीक है साहब, फिर दोबारा से बीटा माइनस है, बीटा माइनस में बेटा एक आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है, मास नंबर सेम रखना है, तो यहां पर एक बढ़ाओ तो 72, मास नंबर सेम रखो 176। इसके बाद बेटा फिर अल्फा है, तो अल्फा पर क्या होगा, जेड आपका 2 कम कर देना है, ए क्या कर देना है 4 कम कर देना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 2 कम करने पर 70 और 4 कम करने पर 172, यानी x4 का क्या आएगा 70 और 172, यानी राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा, डी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा मेरे लालो, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। फॉर दी स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, किसी भी नाभिक के स्थायित्व के लिए क्या होनी चाहिए बताओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी लेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसान सा क्वेश्चन है, दे दो इसका जवाब फटाफट से, ये तो आसान है भाई, बिल्कुल ही आसान। हाँ हाँ बताओ, यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया, कर देंगे गुरुजी कर देंगे। तो अगले क्वेश्चन का जवाब दो, अगले क्वेश्चन का जवाब दो मेरे लालो, प्यारे प्यारे नालायको।
क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी चाहिए ना बेटा। डेल ईबी का मान अगर ज्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, तो उस जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है बेटा, है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियई, नाभिक में से एक न्यूक्लियन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। जितनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसका मतलब उतना ही ज्यादा कठिन है निकालना, इसका मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। घर में दो आदमी है ना बेटा, एक अपना क्या है चंचल स्वभाव का है, बोड़ा है बोड़ा, और एक मैच्योर्ड है। तो वो चंचल वाला हल्की सी बाहर से थर्ड पार्टी की तरफ से एनर्जी मिली, वो तुरंत ही रिलीज हो गया, मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। एक मैच्योर्ड है जिसको पता है कि भैया ये जो काम हो रहा है ये इसमें मेरा घाटा, तो इसलिए वो ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है उस व्यक्ति की जो व्यक्ति के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यही है ना बात। बिल्कुल सर यही बात है। तो यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, ए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, समझे गए, पक्की बात, आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिख रखी है, जेड एक्स से, ठीक है, इस पे से लिख रखा है Z+1 Y और A, इसके बाद लिख रखा है Z-1 K A-4, फिर लिख रखा है आपका Z-1 K A-4। आपको ये बताना है कि भाई साहब यहाँ कौन कौन से रेडियोएक्टिव पार्टिकल का डिके होगा, बताओ कौन कौन से का होगा। यहां देखो मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, इसका मतलब कौन बाहर आ रहा है, बीटा, और बीटा में भी कौन सा, माइनस, बीटा माइनस, जनरल बीटा लिख दोगे तो बीटा माइनस ही समझा जाएगा। फिर देखो Z+1 से Z-1 हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर कितना घट रहा है, 2 डिक्रीज हो रहा है। मास नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 4, ए से कितना हो गया, A-4, मतलब यहां कौन बाहर आ रहा है, एल्फा। और यहां पर Z-1 यानी Z भी आपका सेम है और यहां पर A भी आपका सेम है ना, तो कौन बाहर आ रहा है, गामा। तो पहले कौन, बीटा, फिर एल्फा, फिर गामा, बीटा एल्फा गामा, यानी कि राइट आंसर हो गया बेटा सी वाला, समझे क्या, कौन सा आंसर हो गया, सी वाला, बहुत बढ़िया, सी 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 सी, क्या बात है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा। अब सही आंसर कर रहे हो तुम लोग, वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा ही आ गया ना मजा, ऐसे, वाह, वॉचिंग बढ़ती जा रही है दे दनादन, बहुत बढ़िया, जुड़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्यूजन रिएक्शन इन द सन इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस विच दी, सूर्य में संलयन प्रतिक्रिया एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया। फ्यूजन रिएक्शन होती है क्या सन पर, बिल्कुल सर, ये फ्यूजन रिएक्शन संलयन होता है तभी तो सन और स्टार पर एनर्जी है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है। सूर्य तारों पर जो ऊर्जा का कारण है, एनर्जी फॉर्मेशन एट सन और स्टार ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन के कारण ही तो होता है। और संलयन में भी क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कौन सा साइकिल से, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र से। क्या होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं, मिलकर के हीलियम बनाते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी भी ध्यान रखना कितनी रिलीज होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 27.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होता है क्या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, बिल्कुल सर यही होता है। यहां पर एनर्जी नहीं पूछ करके उसने पूछा है क्या होता है इसमें, तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें गुरुजी, डी वाला दिख रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी वाला। अरे यार ये बी वाला क्यों कर रहे हैं, हीलियम से हाइड्रोजन बनता है क्या, क्या 4 हाइड्रोजन से एक हीलियम बनता है मेरे लालो। चलो अगला क्वेश्चन, द कंट्रोल रॉड्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी मेड अप ऑफ, परमाणु रिएक्टर में उपयोग की जाने वाली नियंत्रक छड़ कौन सी होती है। अरे दे दो इसका सही जवाब, ये भी लल्लू सवाल है,
हाँ जी, क्या है ये? अरे इसका तो आंसर कर दो भाई, कैडमियम होती है ना कंट्रोल रोड के रूप में। क्यों? क्योंकि कैडमियम को क्या माना गया है? बेस्ट एब्जॉर्बर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन का अवार्ड किसको जाता है? कैडमियम को। न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा अवशोषक कौन होता है? कौन होता है? कैडमियम होता है। इस कारण से नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लिया तो चेन रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी, श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाएगी? कंट्रोल। और रिएक्टर को बंद करना होता है तो कैडमियम की छड़ पूरी की पूरी फ्यूल चैम्बर में ईंधन कक्ष में डाल दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है? स्वाहा हो जाता है। कैसे? सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा कैडमियम, है न्यूट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं। और न्यूट्रॉन छोड़ेगा नहीं तो यूरेनियम अकेला क्या झुंझुना बजाएगा क्या? क्योंकि जब तक न्यूट्रॉन उसके पास नहीं जाएगा फिजन होगा ही नहीं, विखंडन होगा ही नहीं, तो रिएक्टर बंद हो जाएगा। इसलिए तो नियंत्रक छड़ बोलते हैं। और उसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन का किया जाता है ना। वो नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम का। ठीक है, समझे? तो टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे जनता जनार्दन फटाफट से। हाँ जी, बी 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 बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो। ए न्यूक्लियर ZX इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद वेलोसिटी ऑफ v। ZX से क्या कर रहा है बेटा? यहां से एक अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। तो ZX से एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v। अल्फा का मतलब कौन हो गया? 2He4। कौन हो गया? 2He4। ये हो गया ना। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा? यहां बनेगा Z-2 Ya-4। यही तो बनेगा डॉटर न्यूक्लियई। बिल्कुल। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि जो डॉटर न्यूक्लियई बन रहा है ना भाई, इसकी क्या बतानी है? इसकी ये 20 काटो। इसकी आपको क्या बतानी है बेटा? क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है, रिकॉइल स्पीड बतानी है। अरे रिकॉइल स्पीड का मतलब जानते हो क्या? जानते हो? जानते हो क्या होता है बेटा? जैसे बंदूक से गोली चलावे ने तो गोली तो आगे निकल जावे, और वो बंदूक जो है पीछे कंधा पे झटका मारे ने, वो जिस स्पीड से कंधा पे झटका मारे ने वाकई कह रिकॉइल स्पीड। समझ में आ गई बात? वही पूछी है इसमें। ठीक है, चलिए साहब, तो क्या होगा इसमें? देखो ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना, जो भी हैं, या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है, ये सब चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। सुनो, अरे सुनते हो क्या? सुन रहे हो क्या? आवेश संरक्षण पर होते हैं एक तो, ये आपके बेटा मास कंजर्वेशन पर भी होती है, द्रव्यमान संरक्षण पर भी होती है। ठीक है ना? किस पर? द्रव्यमान संरक्षण पर। ठीक है, ये न्यूक्लियन कंजर्वेशन पर भी होती है। किस पर बेटा? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूं। न्यूक्लियन संरक्षण पर भी है, और ये मोमेंटम कंजर्वेशन पर भी है मेरे लालो। किस पर? संवेग संरक्षण पर भी है बेटा। किस पर है? मोमेंटम कंजर्वेशन पर भी है। ठीक है, संवेग संरक्षण पर। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, लगा दो, लगा दे क्या? लगाओ सर। ये देखो इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है। ठीक है ना? तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? इसका मोमेंटम आएगा 0। ठीक है, फिर इसका देखेंगे बेटा, इसकी वेलोसिटी मैंने कह दी कितनी है? v1, जो आपको निकालनी है। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। तो मास नंबर मास को रिप्रेजेंट करेगा, तो a-4, और वेलोसिटी कितनी? v1, तो mv1 से इसका मोमेंटम आ गया। और यहां पर इसकी वेलोसिटी v है, और अल्फा का मास नंबर कितना होता है? 4, यानी इसका मास भी कितना होगा? 4mu का अप्रोक्स होता है ना, तो इसका क्या हो गया? 4v। बना ली क्या? किसके द्वारा? मोमेंटम कंजर्वेशन से लिख दी हमने ये लाइन। तो यहां से देखो v1 बराबर माइनस का 4v अपॉन क्या आएगा? a-4 ये आएगा। और मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे तो, मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे तो माइनस हटा दो ना। हट गया गुरुजी, क्योंकि रिकॉइल स्पीड जो है उसमें क्या है? गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है ना बेटा। वैसे ही यहां पर होगा, तो वहां पर अपोजिट डायरेक्शन के कारण है ना, क्या करें अपन? मैग्नीट्यूड की बात कर ले, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी वाला। अच्छा क्वेश्चन है, लल्लू सवाल नहीं था, बढ़िया सवाल था, है ना। ऐसे अभी मुझे 50 क्वेश्चन कराने हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसका राइट आंसर बी वाला। अगला
अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अल्फा पार्टिकल कैप्चर्स एंड इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, साहब ले लेने दो, तो फिर क्या बन जाएगा, बताओ ने, क्या बनेगा, बता दो, है अल्फा क्या 2He4, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1E0, क्या बनेगा 1, 2 - 1 इधर आएगा 1 और 4। अब 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का, तो 1H4 बनेगा, क्या बनेगा 1H4। तो हीलियम को तो काट दो जितने भी ऑप्शन है, और लिथियम को काट दो। अब हाइड्रोजन में दो ऑप्शन बचे, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन परमाणु तो बेटा 1H1 को माना गया है, 1H4 को नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन। तो राइट आंसर जाएगा डी, कौन सा, डी। ये ई कौन कर रहा है भाई, हाँ एक जोड़ दिया सर, ऐसे ऐसे जोड़ते नहीं है ना, गलती मत करो भाई। अगला, इफ ए न्यूक्लियस ZXA में से क्या निकालना है, 9 तो अल्फा पार्टिकल निकालने हैं, इसमें से 9 तो अल्फा निकालने, बहुत बढ़िया, और 5 बीटा निकालने। अब बीटा लिखा हुआ ना सिंपल, तो कौन सा बीटा माइनस निकालना है भाई, सिंपल बीटा मतलब बीटा माइनस मानना होता है। और फिर पूछा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, अरे अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक अल्फा पर Z कितना कम होता है, 2, और मास नंबर कितना 4, तो 9 अल्फा पर कितना Z तो कम हो गया 18 कम हो गया, ध्यान से समझना है ना। और मास नंबर कितना कम हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा क्या, बिल्कुल, क्यों 9 अल्फा पर, एक अल्फा पर कितने होते हैं, Z 2 कम होता है, A 4 कम होता है, तो 9 अल्फा पर Z 18 कम, A 36 कम। बीटा माइनस पे बात करें तो Z क्या होता है बेटा, 1 बढ़ता है और मास नंबर सेम रहता है। तो 5 बीटा माइनस पे आपको क्या करना पड़ेगा, Z को 5 बढ़ाना है और मास नंबर आपको सेम रखना है, समझ गए क्या, बिल्कुल सर। तो अगर ZXA में से ये होने के बाद अगर बनाए तो कितना एटॉमिक नंबर कितना कम होगा, 18 कम, और इधर 5 बढ़ गए, मतलब ओवरऑल कितना कम हुआ 13, 13 तो कम कर दो ये, यानी कि Z-13 बनेगा डॉटर न्यूक्लियस, है ना। इसके अलावा मास नंबर कितना कम करना है बेटा, 36, क्योंकि इसमें तो सेम रहता है, ठीक है। तो 36 कम करने पर यहां पर क्या बनेगा, मैंने कह दिया ये Y बन गया, और यहां पर A-36, तो 9 बीटा और वो 9 अल्फा और 5 बीटा पर फाइनल जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा पुत्री नाभिक, वो ये बनेगा। अब एक बात बताओ मेरे लालो, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं बेटा, प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है ना, बिल्कुल सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, Z-13, आगे क्या, और बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं गुरुजी, ऐसे निकालते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, किसको सब्ट्रैक्ट कर दे, एटॉमिक नंबर को, तो हमारे पास क्या आ जाता है गुरुजी, हाँ द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो मास नंबर कितना A-36, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, Z-13 को, करो भाई, तो A-36 माइनस Z प्लस का 13, यानी कितना आ जाएगा, देखो A माइनस Z तो एज इट इज, और 36 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 23 आ जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन कितने आ गए 23, A माइनस Z माइनस 23 आ गए। तो अब दोनों का रेशियो अगर निकालोगे P/N करोगे तो Z-13 अपॉन क्या आएगा, A माइनस Z-23, यानी राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा, डी वाला जाएगा। अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला गजब का क्वेश्चन दिखा दें, दिखाओ सर अगला क्वेश्चन, ये लो। इफ दी हाफ लाइफ ऑफ मटेरियल इज 10 ईयर, क्या दे रखा है, टी हाफ दे रखा है, कितना बेटा 10 ईयर का, ठीक है। और क्या कहा गया है, देन इन व्हाट टाइम इट बिकम्स 1/4 पार्ट। अरे ये देखो, ये जो 1/4, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, अगर ऐसा कुछ भी आए ने, आंख बंद करके फॉर्मूला लगाना कौन सा, n बराबर n0/2 की पावर n का, है ना।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रखा है कि नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट इनिशियल के कितने हो जाते हैं, 1/4 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों से क्या लिख सकता हूं, एन नॉट अपॉन 2 की पावर n बराबर एन नॉट बाई 4, एन नॉट अपॉन 2 की पावर n बराबर एन नॉट अपॉन क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ जाएंगे, 2 आ गया बिल्कुल। फिर t बराबर एन टी हाफ, एक ये रिलेशन है आपका। तो इसमें कितना t पूछा है ना, तो ये तो कितना दे रखा है 2, और हाफ लाइफ कितना 10, यानी कि कितना आ जाएगा 20 ईयर, 20 साल। ये लो, ठीक है 20 ईयर हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा 20 ईयर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बी को लॉक कर दो, कर दिया मैंने बी को लॉक, बी को लॉक कर दिया बेटा, कर दिया। तुमने कहा तुम्हारी बातें डाल सकता हूं क्या मैं यार, नहीं, तुमने कहा मैंने लॉक कर दिया बी को, खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर है 1H1। अब H1 क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ठीक है, और इससे क्या बन रहा है He4 यानी हीलियम, हीलियम, बहुत बढ़िया है ना। रिएक्शन बनाऊं क्या, 1H1 3Li7, ये तो गलत बनी हुई है रिएक्शन, ये 2He4, ये 2He4, 2 2 4 4 4 7 1 8 8 8 बराबर हो गया। यहां पर क्या कह रखा है आपसे, यहां पर ये कह रखा है कि महाराज, महाराज क्या दे रखा है आपको, हाँ H का मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है 1.007825 AMU होता ही है ना। हीलियम का दे रखा है 4.0026, बहुत बढ़िया, और इसका दे रखा है लिथियम का, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। हाइड्रोजन और लिथियम वाला तो जोड़ो, तो हाइड्रोजन का कितना है 1.0078 है, और लिथियम का कितना है बताओ कितना है 4.0026, है ना। दोनों का जोड़ दो ना, ना लिथियम का तो ये है 7 पॉइंट, रुको 7.0160, ये है, जोड़ो 8 13 2 0.8, कितना आ रहा है 8.0238, या मैं लिख सकता हूं इसको 8.024, मतलब इधर का टोटल मास कितना आ रहा है इतना, और हीलियम का कितना है 4.0026 है बेटा, 26 में राउंडिंग ऑफ करके 3 कर देता हूं इसको, 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, क्योंकि 2 हीलियम है ना इसलिए, तो 6008, यानी कि मास डिफेक्ट कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 8.024, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 8.006, कितना आएगा, 24 में से 6 जाता है तो कितना बचता है बेटा 18 बचता है क्या, बिल्कुल सर 18 बचता है, ठीक है ये लो इतना। तो भाई साहब एक काम करो, अब क्या काम करे गुरुजी, कि वही एक एमयू पर मास डिफेक्ट कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो बेटा 0.018 एमयू पर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई ये कर दो भाई, ऐसे ही तो करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18,917, ठीक है 180, ठीक है 167, इसका कुछ आएगा 16 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ बनेगा, देख लेना, क्योंकि 180 में से बिल्कुल नहीं, 180 में से 9 18, हाँ 17 ही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कुछ 17 बनेगा आपका, है ना। तो इसमें ऑप्शन, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद ए वाला आ जाएगा आपका, करके देख लेना एक बार, है ना, एक बार करके देख लेना, ए वाला आ जाएगा इसका, ठीक है बिल्कुल 0.018, बहुत बढ़िया। ये सवाल है कोई, ये फिजिक्स है कोई, है लल्लू लल्लू से लपोड़ो, इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आ जाएगा, ठीक है ए वाला आ जाएगा शायद। हाँ जी अगला, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इज 600 ईयर, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कि जो हाफ लाइफ है ना वो तो कितनी है 600 ईयर है, और आपसे पूछा था फ्रैक्शन ऑफ सैंपल दैट वुड रिमेन आफ्टर 3000 ईयर, यानी टी भी दे रखा है, तो क्या करे बेटा टी बराबर एन टी हाफ, एन निकाल लो टी अपॉन टी हाफ, टी कितना ये, टी हाफ कितना ये, कितनी बार 5 बार, तो एन की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई गुरुजी, कितनी आ गई 5।
अब आपसे क्या पूछा है, कितना अंश बचेगा, रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है। तो n बराबर n नॉट अपॉन 2 की पावर n, तो n बराबर n नॉट अपॉन 2 की पावर 5, यानी n नॉट बाई कितना बेटा 32, यानी इनिशियल का कितना बचा 1/32 पार्ट बचेगा। राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा, डी वाला जाएगा। ए कहां से कर रहे हो यार, 1/2 कहां से कर रहे हो, लपड़ पड़ जाएगी ये कभी है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। रिएक्शन बना दूं क्या, तुम्हें तो दिख नहीं रही, दिखे शायद, मैं दिखा देता हूं। लो जेड एक्स से इसमें से बन गया जेड माइनस 1 बी, ठीक है। इधर फिर जेड माइनस 3 सी, और इधर फिर जेड माइनस 2 और डी। आपसे पूछा है कौन कौन सा डिके हो रहा है, क्या है इसमें बताओ यार, है कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है बेटा। जेड में से जेड माइनस 1, एटॉमिक नंबर एक कम हो गया, मास नंबर की तो कोई बात ही नहीं हो रही, बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर एक कम किस में होता है बेटा, बीटा प्लस में, बेटा प्लस में होता है ना बेटा, +1 E0 बाहर आता है, पॉजिट्रॉन बाहर आता है, तो एक कम इधर होगा। इधर कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, कितना 2 कम हो गया, 2 कम हो गया मतलब अल्फा, ठीक है। और इधर बेटा जेड माइनस 3 और ये जेड माइनस 2 मतलब एक बढ़ गया, यहां पर जेड क्या हो गया बेटा, एक बढ़ गया, और बढ़ता किसमें है, बीटा माइनस में बढ़ता है। तो पहले बीटा प्लस फिर अल्फा और बीटा माइनस, देखो ऑप्शन में बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए क्या, बिल्कुल डी 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 डी। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, शानदार, लाजवाब, जानदार। अगला क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज 100 आवर्स, टी हाफ कितना दे रखा है, 100 आवर का, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर, यानी टी दे रखा है कितना 150 आवर। आपसे पूछा गया है कि रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, तो कौन सी बात है, एन निकालो, टी बराबर एन टी हाफ, एन बराबर टी अपॉन टी हाफ। टी कितना बेटा आपका 150, ये कितना 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी 3/2, कितना आया एन 3/2 आया। अब आपसे यहां पर n बराबर n नॉट अपॉन 2 की पावर n, ये फॉर्मूला लगाओ। तो n बराबर नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट कितने बचेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है क्या, बिल्कुल सर। तो 2 की पावर 3/2। अब देखो 2 की पावर 3 करो पहले, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो 8 की पावर कितनी हाफ, 8 की पावर हाफ को लिख सकता हूं 2√2, क्या लिख सकता हूं बेटा 2√2, कैसे 4 इंटू 2 की पावर हाफ लिख सकता हूं क्या, 2 का अंडर रूट बाहर आ गया, ये 4 का अंडर रूट बाहर आ गया 2, और अंदर क्या बच गया 2 की पावर हाफ, यानी √2, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर। यानी इनिशियल का कितना बचेगा 1/2 √2 पार्ट बचेगा, इतना बचेगा, बचेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा रे, सी वाला। कौन सा जाएगा रे, सी वाला जाएगा। ये डी क्यों कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं बेटा, बता दो ना, क्या होते हैं, अरे बताया था ना, अभी बताया, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2He4 हीलियम एटम जो होता है, हीलियम परमाणु जो होता है 2He4, उसमें कितने प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन कितने 2। अरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आता है कि नहीं आता, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉनों की संख्या, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो न्यूट्रॉन आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब इनको रिलीज कर दो, इनको रिलीज करने के बाद जो He2+ बनता है, इसी को तो अल्फा कहते हैं ना, और अल्फा में क्या होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, बी 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 बी। ढंग से लाइटों का इफेक्ट क्यों हो रहा है इतना, हाँ जी समझ गए क्या, बिल्कुल सर समझ गए। अगला क्वेश्चन, ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ थोरियम एंड हीलियम, ठीक है,
विराम अवस्था में है यूरेनियम का नाभिक। ओके, यूरेनियम, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, विराम में है ये। ठीक है, अब ये किस में डिके हो गया इसका? एक तो थोरियम में और एक हीलियम में हो गया साहब, हो जाने दो। क्या पूछा है? किसकी बात कर रहा है ये? एनर्जी की बात कर रहा है और मोमेंटम की बात कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, थोरियम का जो मास नंबर है ना, ये ज्यादा होता है ना किससे? किससे? हीलियम से। होगा कि नहीं होगा? द्रव्यमान संख्या किसकी ज्यादा होगी? थोरियम की। होगी कि नहीं होगी? और बेटा आपको पता है जब भी बात मोमेंटम की होती है ना, तब गुरुजी बात होती है कि मास इनटू वेलोसिटी की। तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, उसका संवेग भी ज्यादा। तो किसका संवेग ज्यादा होगा? थोरियम का ज्यादा होगा। किससे? हीलियम से। समझे क्या भैया? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, है ना? द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी। जिसकी मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। तो थोरियम का मास नंबर ज्यादा होने के कारण क्या होगा बेटा? इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। किससे? हीलियम से। जरा देखो ऑप्शन कौन सा है? हीलियम का कम होगा, तो हीलियम का पहला ही ऑप्शन है, हीलियम न्यूक्लियस का जो है थोरियम से। चलो साहब, तो ए इज द राइट आंसर। कौन सा बेटा? एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपसे क्या पूछा है? एनर्जी पूछी है। और देखो यहां पर क्या दे रखी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है। किसकी? Li की, है ना? और हीलियम की दे रखी है। दो की दे रखी है बेटा। एक तो Li की दे रखी है, इसकी तो कितनी दे रखी है? डेल ईवी 5.60। और इस हीलियम की कितनी दे रखी है? 7.06 डेल ईवी। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट एनर्जी सब्ट्रैक्ट मत कर देना ऐसे क्वेश्चनों में। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है ना, तो इससे बाइंडिंग एनर्जी निकालो, बंधन ऊर्जा निकालो। जो कैसे निकालते हैं? मास नंबर से मल्टीप्लाई करके। किससे? मास नंबर से मल्टीप्लाई करके। डायरेक्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ही सब्ट्रैक्ट मत कर देना तुम लोग, है ना? ऐसे मत कर जाना। क्या करना है? पहले बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट की जाती है बेटा दोनों तरफ की। ठीक है ना? तो यहां पर इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो, है ना? तो कैसे निकालते हैं बेटा? आपको बताइए ना, डेल ई बी बराबर होता है डेल ई अपॉन ए। तो डेल ई बराबर क्या होता है? ए इंटू डेल ई बी होगा। यही तो होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी अपन ऐसे निकालेंगे ना, तो यहां पर कितना आएगा बेटा? देखो 2 0, और ये कितना हो गया? 35 35 35 35, 35 और 4 39। ठीक है, ये इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर की बाइंडिंग एनर्जी। इधर की निकालेंगे बेटा, तो देखो 4 इंटू 7.06 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 28.24 आ जाएगा। अब दो हीलियम निकल रहे हैं ना, तो एक की इतनी है तो दूसरे की भी कर दो भैया मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 48 प्लस 56, 56.48। मतलब इधर एनर्जी कितनी? 56.48, है ना? उधर एनर्जी कितनी? 39.20। सब्ट्रैक्ट करो, 28 आ जाएगा, है? 16 में से 9 गए तो इधर 7 आ जाएगा, और इधर वापिस एक कर दो तो 17.28 ये आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं इसको 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी वाला। कौन सा जाएगा? डी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा? डी वाला जाएगा। समझे क्या? समझे क्या? हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन जनता जनार्दन जवाब दे। बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं। ओके, देखते हैं। अरे क्या पूछा है इसमें? पेनिट्रेटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, बताया था अभी। यही तो बताया था, भेदन क्षमता का, पेनिट्रेटिंग पावर का, यही बताया था साहब, यही बताया था। और इंक्रीजिंग पूछा है, तो कौन सा जाएगा? बी वाला जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा? बी वाला जाएगा। ठीक है ना बेटा? मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। तो दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे लाइटों से दिक्कत होने लग गई है। ठीक है, ठीक है भाई, मुझे ऐसा लगता है मुझे इस क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाइटों से दिक्कत हो रही है थोड़ा सा देखने पे, और ये हो क्यों रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, अगर सही हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो मेरे को क्लास बंद करूंगा मैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, NXM
इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकालना है और 2 बीटा माइनस निकालने हैं, फिर बताना है क्या। तो देखो बेटा, एक अल्फा पार्टिकल पर, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद मैं इस क्लास को बंद करूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा व्यू करने में दिक्कत हो रही है। मेरे को हल्का हल्का सा जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कमेंट सेक्शन में लाइटों से पता नहीं क्या हुआ है आंखों में। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, आप मेरी क्लास में गड़बड़ नहीं हो रही, मेरे को आंखों से थोड़ा सा कमेंट देखने में दिक्कत हो रही है, ये लाइटों का है थोड़ा सा, है ना। तो अल्फा पार्टिकल पे बेटा Z2 कम करते हैं, मास नंबर 4 कम करते हैं, और 2 बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है, 2 बीटा माइनस, तो बेटा एक बीटा माइनस पे क्या होता है, Z1 कम होता है, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 बढ़, मतलब एक बीटा माइनस पर 1 बढ़ता है, तो यहां पर कितना बढ़ जाएगा, 2, और मास नंबर क्या रहेगा, सेम। तो देखो 2 ही तो डिक्रीज हुआ और 2 ही बढ़ गया, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आना, यहां पर n ही आना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं कुछ भी मान लेता हूं, y मान लेता हूं, और मास नंबर पे ये तो सेम है, लेकिन ओवरऑल कितना घट जाएगा, 4, यानी m-4। तो ये n और m-4, n और m-4 कहां लिख रहा है, n और m-4 सी वाला, ठीक है बेटा, ठीक है साहब। हाँ, थोड़ा सा एक तरफ का नहीं दिख रहा है, एक तरफ ही दिख रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, अजीब सा, है ना। तो बेटा आज की क्लास को पता नहीं कुछ ऐसे लाइटों की वजह से ना, मतलब वो होता है ना, एक बार जैसे कोई वो हेलोजन की लाइटें पड़ती है ना आंखों पे, ठीक है, जैसे अपन हेलोजन की तरफ झांक जाते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं तो अंधेरा अंधेरा दिखता है, ऐसा कुछ अजीब सा हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी थी ये आज की क्लास।